हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने किन किन कंट्रीज से बोरो किए हैं। तो फर्स्ट आता हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये 1935 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया पे रूल कर रही थी तो वो एक एक्ट लेके आते हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है। तो इस एक्ट से भी हमने कुछ फीचर्स उठाए और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको रखा है। तो वो कौन कौन से फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है फेडरल स्कीम। अभी आप देखते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में टू टाइप की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो ये होता है किसी भी गवर्नमेंट का फेडरल सिस्टम। तो ये जो डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो हमने इसी एक्ट से लिया है। सेकंड है ऑफिस ऑफ गवर्नर। जैसे स्टेट में गवर्नर की जो पोस्ट होती है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। थर्ड है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन। जो पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे जैसे सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी है और स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट आता है जो इमरजेंसी के जो प्रोविज़न्स हैं, यानी जो नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है या स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये इमरजेंसी के सारे प्रोविज़न भी इसी एक्ट से लिए गए हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सोर्सेज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इनमें से एक आध क्वेश्चन पक्का क्वेश्चन पेपर्स में आता ही आता है। तो इसको आप अच्छे से रीड आउट करके जाना। तो ये जो 4 मेन फीचर्स है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं 1935 के एक्ट से। नेक्स्ट जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने क्या क्या बोरो किया है। फर्स्ट आता है हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जैसा कि आप सबको पता कि इंडिया में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। हमने पहले भी पढ़ा था कि 2 तरह की गवर्नमेंट हो सकती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। पार्लियामेंट्री में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होती है वो एक दूसरे के कोऑपरेशन में वर्क करते हैं, यानी एक दूसरे का सहयोग करके काम करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें लेजिस्लेचर अपना अलग से वर्क करता है, एग्जीक्यूटिव के अपने अलग से वर्क होते हैं। जैसे कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ लॉ। इसमें क्या होता है कि जो हर एक इंडिविजुअल हमारी कंट्री में हर एक इंडिविजुअल है वो हम लॉ से बढ़कर नहीं हो सकता। यानी जो भी हमारी कंट्री में लॉ बनते हैं, एक्ट बनते हैं, वो हर सिटीजन के लिए इक्वल होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस इसमें हो सकते हैं, जैसे कुछ एक्सेप्शन प्रेसिडेंट को कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी गई है, तो वो सब कुछ एक्सेप्शन है। लेकिन बाकी क्या है, जो हर एक इंडिविजुअल है वो लॉ के हिसाब से इक्वल ही है। थर्ड जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है वो सिंगल सिटीजनशिप। हम सबको पता है कि इंडिया का जो भी नागरिक है उसको केवल एक इंडियन सिटीजनशिप ही मिलती है, ना कि हर एक स्टेट की अपनी अलग से सिटीजनशिप नागरिक को मिलती है। तो जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फोर्थ है कैबिनेट सिस्टम। जो हमारे ये जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, जब जैसे गवर्नमेंट बनती है तो उसमें कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम हमारा कि रेलवे मिनिस्ट्री हो गई या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब मिनिस्टर बन के कैबिनेट बनाते हैं। तो इस कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट बाई कैमरलिज्म। जैसे हमारी पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा, अपर और लोअर हाउस है। तो ये जो 2 हाउसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसी को बाई कैमरलिज्म बोलते हैं, और ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है। फर्स्ट फंडामेंटल राइट, जो कि एक तरह से बेसिक फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स आप सबको पता है कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, हर एक नागरिक के अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। सेकंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारे इंडिया में भी
जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, यानी कोई भी जैसे जुडिशरी के पास इतनी पावर्स होती है कि अगर पार्लियामेंट किसी भी मैटर पे कोई लॉ बना रही है तो उसका जुडिशियल रिव्यू का पूरा राइट होता है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो उसकी जो लॉ बनाया गया है उसको वो कितना संवैधानिक है और कितना गैर संवैधानिक है उसको उसकी जांच कर सके, वो पूरी इंडिपेंडेंट होती है इसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर जुडिशियल रिव्यू भी बताया, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोई भी लॉ बनाया गया है तो उसकी संवैधानिकता की पूरी तरह से दोबारा जांच करना कि वो कितना कॉन्स्टिट्यूशनल और कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फोर्थ है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को हटाने की, प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाने की एक पूरी प्रोसेस होती है। तो ये प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाने की जो प्रोसेस है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और ये किस तरह से प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से इम्पीच किया जा सकता है वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिफ्थ, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी उनकी पोस्ट से रिमूव करने की, हटाने की एक प्रोसीजर होता है, वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, वो जो पोस्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं? एक इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हमारी गवर्नमेंट को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी वो कोई लॉ बनाते हैं स्टेट के लिए। तो ये क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी लॉ बनाते वक्त। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सेकेंड, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। आपको पता है कि राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट होती है जहाँ पर डिफरेंट सोसाइटी के सेक्टर्स से लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो नॉमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। थर्ड, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, आप सब जानते हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ना कि पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ फीचर्स बोरो किए हैं। फर्स्ट है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। आपको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, यानी कि वो पूरी तरह से ना तो फेडरल है और ना ही पूरी तरह से यूनिटरी है। तो जो अगर देखें तो हमारे इंडिया में जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर्स होती है इन द कंपैरिजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ये कॉन्सेप्ट कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। रेजिडुअरी पावर्स का मतलब है जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट मेंशन की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स है, यानी कुछ मैटर्स, कुछ सेक्टर्स दे रखे हैं जिन पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कुछ स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट जिन पर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर यूनियन, सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी मेन जो पावर होती है किसी भी इशू पर, किसी भी मैटर पर लॉ बनाने की, सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की, तो जो बच गई जितनी भी पावर्स होती है वो मेन पावर जो होती है वो सेंटर के हाथ में होती है। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। हमने देखा था कि जो गवर्नर का जो ऑफिस है वो वाला कॉन्सेप्ट 1935 के एक्ट से लिया गया है, लेकिन अब गवर्नर की क्या होता है, इलेक्शन नहीं होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी भी स्टेट गवर्नर को। तो जो ये अपॉइंटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है गवर्नर की वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट जो होती है उसको ये राइट होता है कि वो प्रेसिडेंट को किसी भी मैटर पर
एडवाइस दे सकती है। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी मैटर पर, कोई लॉ बन रहा है तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस उन्हें दे सकती है, सलाह दे सकती है, और वो मानना ना मानना वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। यानी वो जो एडवाइस होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो बाइंडिंग नेचर की नहीं होती है कि प्रेसिडेंट के लिए माननी ज़रूरी है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया कनकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट, कि जिसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सेकंड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी हम अपने इंडिया में कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट का जो भी पर्सन है वो दूसरी स्टेट में ट्रेड नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट, ट्रेड की फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। नेक्स्ट फीचर है जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये वाला कॉन्सेप्ट भी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कई बार क्या होता है, एक बिल अगर एक हाउस से पास हो गया तो दूसरे हाउस में उसके फेवर में वोट नहीं आता है। तो जब ऐसा होता है कि किसी एक हाउस से बिल पास हो जाए और किसी एक से ना हो, तो क्या होता है, दोनों हाउसेस की एक जॉइंट मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर दोनों हाउसेस के मेंबर एक साथ बैठकर उस पर डिस्कशन कर सकें और उस बिल को फिर पास कराया जा सके। तो ये जॉइंट सीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इस जॉइंट सीटिंग के जो हेड होते हैं उसको प्रेसिडेंट हेड करते हैं। नेक्स्ट आता है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है इमरजेंसी के प्रोविज़न्स। यानी क्या होता है, इमरजेंसी के जो प्रोविज़न है वो हमने 1935 के एक्ट से लिए थे, लेकिन जो इमरजेंसी में जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये वाला जो प्रोविज़न है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सोवियत यूनियन यानी जो रशिया, यूएसएसआर से जो हमने फीचर्स बोरो किए हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपको पता है कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जो हम सिटीजन हैं इंडिया के, उनके लिए कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो उन्हें अपनी कंट्री के लिए परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे कि हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, या फिर हमें अपनी नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो हर एक सिटीजन के लिए होती हैं, ताकि वो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उन ड्यूटीज़ को ध्यान में रख सकें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी है, ये रशिया से लिया गया है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, यानी जो हमारे प्रीएम्बल में 3 वर्ड हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये तीनों जस्टिस के जो आइडिया लिया गया है वो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक प्रीएम्बल में रिपब्लिक वर्ड है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रीएम्बल में है, यानी लिबर्टी यानी फ्रीडम, इक्वालिटी यानी हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। देन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, यानी जो आर्टिकल 368 के तहत हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट चेंजेस कर सकती है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, आप सबको पता है। तो वो जो इलेक्शन का जो तरीका है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो फीचर बोरो किया है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी हर एक जो लॉ, जो भी एक कानून बन गया, जो भी लॉ के तहत जो भी सिस्टम बनाया गया है वो इक्वली हर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होगा। ये कॉन्सेप्ट जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। थैंक यू। यहाँ पर हमने सोर्सेज पढ़ लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम
पढ़ेंगे कि जो हमारे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक कंपोजिशन है, कितने पार्ट्स हैं, क्या कौन से पार्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है, और शेड्यूल्स कितने हैं, कि कौन से शेड्यूल में क्या कहा गया, वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक